अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट के एक स्टॉक ऑक्टोपस के ऊपर है, ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि ये कैसा स्टॉक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के ऊपर करनी चाहिए या नहीं, और शॉर्ट टर्म के ऊपर इसका क्या स्टेटस है, इसको हमने फौरी तौर पर परचेज करना है या नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड और ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की कंपनी है। इस टाइम इसकी प्राइस आज की डेट में 27 दिसंबर 2024 को 69 रुपीज़ 40 पैसा जो है वो चल रही है। मार्केट कैपिटल इसका अच्छा है, 10 बिलियन रुपीज, मतलब 10 अरब रुपए इसका तकरीबन वॉल्यूम है। और उसके अलावा मार्केट कैपिटल है, उसके अलावा जो बीटा है 1.25 है, मतलब मार्केट के साथ चलता है। पीई रेशो 44 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब ये होता है कि ये अपनी वैल्यू जो इसकी अर्निंग है उससे कितना ऊपर चल रहा है। तो ये इस लिहाज से इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। पी रेशो जो है वो सेक्टर से कम होनी चाहिए। सेक्टर की पी रेशो ओके नहीं आ रही, 93 -93 आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका ओवरव्यू देखते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 487% जो है वो बढ़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सेल्स भी इनकी ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो कम हो रही है। क्वार्टरली सेल्स जो है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करना चाहिए, अनलेस जो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हो। देखिए ये इसके ट्रेंड में, यहाँ पे हम देखें क्वार्टर 3 में पॉजिटिव था, क्वार्टर 4 में भी पॉजिटिव था। 2024 2 क्वार्टर में ये नेगेटिव में चला है। थर्ड में जो है इसने हाई प्रॉफिट्स लिए हैं, तो इसलिए ये दिखा रहा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कम हुई है। ईपीएस इसकी बहुत थोड़ी है, 0.11। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ये हम फंडामेंटल्स एक्चुअली इसके देख रहे हैं। प्रोफाइल को देखा जाए तो ये 2017 में कंपनी बनी थी, निस्बतन न्यू कंपनी है। एवीएन के अंडर आती है। एवीएन एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसके अंडर ये ऑक्टोपस डिजिटल आती है। तो इसके शेयर्स 2017 में ओपन हुए थे, काफ़ी इसकी हाइप बनी थी। बहरहाल आगे हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को, जो कि बेस चीज़ है। सेल्स को देखा जाए, ये ईयरली सेल्स पे आपको ट्रेंड लाइन से पता चल जाना चाहिए। देखें बढ़ रही है सेल्स, ये एक अच्छी चीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये एक एंड में देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो इस साल का है वो कम है। टीटीएम मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ, तो जो लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट है वो कम है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और ईपीएस जो है वो भी कम आ रही है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स के जा रहे हैं। इस वजह से आप इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये नीचे जा रहा है। यहाँ से देखिए नीचे जाना शुरू हो गया है। जब भी परफॉर्मेंस डाउन होती है किसी, इनके फाइनेंशियल्स डाउन होते हैं, वो स्टॉक जो है वो नीचे जाना शुरू होता है। ये फंडामेंटल्स की पावर है। क्वार्टरली देखते हैं। क्वार्टरली ईपीएस बहुत थोड़ी है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि हमने पहले भी देखा था। डिटेल में आ गए। आप इसकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं, एसेट और एक्विटीज़ को। एक्विटी जो है वो इसकी इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद नीचे देखते हैं लायबिलिटीज़ जो हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। टोटल एसेट्स देखें वो इंक्रीज कर रहे हैं। रिटेंशन रेशो इस कंपनी की 100% है, मतलब ये सारे प्रॉफिट अपने लिए ही रखती है। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है ये। अगर आप डिविडेंड्स को देख रहे हैं तो ये आपके लिए स्टॉक नहीं है। वैल्यूएशन देखते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। सेल्स पर शेयर देखी जाए इनकी, तो मतलब अगर इनकी टोटल सेल्स को पर शेयर पे डिवाइड कर दिया जाए तो एक शेयर के मुताबिक कितनी सेल हुई है, 7 रुपीज सेल हुई है, जो कि लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इनका ये नेगेटिव पॉइंट चल रहा है कि करंट जो साल है इस स्टॉक का वो अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब 2024 जो है, लास्ट 12 मंथ, जनवरी से दिसंबर तक। अर्निंग पर शेयर हम देख चुके हैं। बुक वैल्यू इसकी 18 है। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि आज अगर इस कंपनी को सेल कर दिया जाए तो कितने जो है आपको रुपए पर शेयर मिलेंगे, या 18 रुपए पर शेयर मिलेंगे। बुक वैल्यू जो टेलीकॉम कंपनीज की होती है हमेशा कम होती है, क्योंकि इनके एसेट इतने ज़्यादा होते ही नहीं है। तो आप इस चीज़ के ऊपर नहीं जा सकते, टेलीकॉम के ऊपर स्पेशली, कि इनकी बुक वैल्यू बहुत थोड़ी है। प्राइस टू अर्निंग रेशो वो रेशो होती है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितने रुपए जो हैं वो कंपनी को दे रहे हैं। अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो आप उसके लिए कितने रुपए दे रहे हैं, तो 63 रुपीज प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि ये नेगेटिव जा रही है। तो फंडामेंटली ये कंपनी इस टाइम स्ट्रांग नहीं है। टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं। आरएसआई जो है न्यूट्रल है, 42 के ऊपर है।
और स्टॉक भी जो है वो 32 के ऊपर है। MACD बेरिश है, CCI न्यूट्रल है। ये सारे इनके पैरामीटर्स हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी जाए तो इनकी पहली रेजिस्टेंस जो है 70 और 71 के ऊपर है। और सपोर्ट देखी जाए तो 68 और 67 के ऊपर है। ये डेली सपोर्ट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। हम मज़ीद इसको अपनी शीट से चेक करते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो रही हो। ये ऑक्टोपस खोला हुआ है और इसकी डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू 68 है, जो कि मतलब ठीक चल रहा है अपनी प्राइस के ऊपर। या आप इसके ऊपर इससे ज़्यादा प्राइस देंगे तो ये आप महंगा खरीदेंगे, कम देंगे तो सस्ता खरीदेंगे। ये अपनी प्राइस के ऊपर है इस टाइम। और इसकी दिसंबर की शीट हम अगर चेक करें, यहाँ पे देखें इनकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है। यहाँ पे एसेट्स लिखे हुए हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो कम हुई हैं पिछले साल से, दिसंबर 31 से। और इनकी जो कमिटमेंट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें करंट एसेट कम हुए हैं, नॉन करंट एसेट जो है इसमें मेजर पार्ट कहाँ पे अदा हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं इन्होंने अपने सेल किए हैं। मतलब कंपनी को चलाने के लिए अपने एसेट सेल करने पड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। स्टॉक एंड ट्रेड देखा जाए तो वो इंक्रीज हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। कहाँ पे इंक्रीज हुए हैं? ट्रेड डेट्स जो है इंक्रीज हुए हैं, मतलब इन्होंने आगे कर्जे दिए हैं जो कि इनको वापस आने हैं। अच्छा, ट्रेड डेट्स जो है ना वो खतरनाक चीज़ होती है कि उसमें पैसे अगर मारे जाएं आपके तो वो प्रॉब्लम है। मसलन इन्होंने किसी को सर्विस दी, उसके साथ पैसे नहीं आए, तो वो ट्रेड डेट में शो होगा। अदर रिसीवेबल्स, इनके रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब ये अपनी पेमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपरली, जो कि एक रिस्की चीज़ है। ये स्टॉक आगे नीचे जाएगा। फंडामेंटली वीक स्टॉक है। फंडामेंटली वीक हो चुका है इस टाइम ये स्टॉक। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना। करंट ट्रेंड इसका डाउन चल रहा है। इसकी क्वार्टरली अर्निंग और एनुअल अर्निंग्स हमने देख ली हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट वगैरह इसकी नहीं है। हम इसकी न्यूज़ को देखते हैं, कोई चेंज वगैरह इसके अंदर आया हो। डायरेक्टर चेंज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमने देख लिए हैं और ऐसा कोई इसके अंदर न्यूज़ नहीं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर देखी जाए तो 23 नवंबर 2023 को लास्ट टाइम बाय हुआ था। मतलब इस कंपनी के अपने लोग इसके अंदर जो है इंटरेस्टेड इतने ज़्यादा नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी का क्या फ्यूचर होगा लो टाइम के ऊपर। करंट वॉल्यूम जो है वो बहुत थोड़ा है एवरेज वॉल्यूम से। यहाँ पे 14.65% बहुत थोड़ा वॉल्यूम है। लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आपके सामने हर चीज़ कनेक्टेड होती जा रही है। प्राइस टू हाई 57% है, अच्छी प्राइस के ऊपर इस टाइम मौजूद है अपनी। और अगर आप बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, डेप्ट इसके बहुत थोड़े हैं क्योंकि इसने आगे दिए में डेट लो डेट है। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसकी। RSI डेली जो है 42 के ऊपर है। RSI बहुत अच्छे पार्ट के ऊपर है। अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं, टेक्निकल को इसके ज़रा हम एनालाइज करते हैं कि टेक्निकल्स इसके क्या कह रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंडामेंटल्स देखे जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो टेक्निकल्स देखे जाते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है आप एक हफ्ते में सेल करके खरीद के बेच दो। लॉन्ग टर्म का मतलब है आपने लेके रखना है, इसको लंबे अरसे के लिए रखना है। तो मेरा जो मशवरा होता है वो ये होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप लें और उसको लेके उसके अंदर ट्रेडिंग करें। उससे फायदा ये होता है कि अगर आपका अंदाजा गलत भी हो जाए और आपने गलत स्टॉक भी चूज कर लिया या उसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ थी जिसका आपको नहीं पता चला, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो वो दोबारा उठ जाएगा। फंडामेंटली वीक स्टॉक जो है वो देर से उठते हैं, उनके अंदर जो है वो मुश्किल से आती है रिकवरी। देखिए, जितने थोड़े इंडिकेटर्स यूज करें उतना बेहतर है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स यूज करें। मैं बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मुझे बॉलिंजर बैंड जो है ज़्यादा सूट करता है। अब इसके अंदर मैं सेटिंग जो रखता हूँ बॉलिंजर बैंड की, वो 20 डेज की रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो अपनी प्रेफरेंस होती है वो 20 से 25 दिन के अंदर मैं स्टॉक खरीद के सेल कर देता हूँ। महीने के अंदर मैं एक दो तीन ट्रेड्स लेता हूँ ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकूँ। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और प्रॉफिट भी अच्छा है। इस तरीके से मैं, ये मेरा अपना पर्सनल है। हर बंदे को अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। जितने दिन का आपने सेट करना हो, यहाँ से बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स में जाके आप उसकी जो डेज है, इनपुट डेज, ये लेंथ, आप इनको डेज से कन्फिगर करना। मैं अगर 200 डेज का करूँ इसका बिलफर्ज, फिर 200 डेज का आपको बता देगा चार्ट कि कितना चल रहा है। तो हम 20 डेज के ही देखते हैं हिसाब यहाँ पे। 20 डेज के हिसाब से मतलब मैंने महीने के अंदर अंदर सेल करना है। ये जो दरमियान वाली लाइन है इसका मतलब है कि ये इसकी एवरेज चल रही है। तो एवरेज इसकी 72 चल रही है पिछले 20 दिनों में, 71 72। और इसकी जो लोअर
रेजिस्टेंस है या लोअर सपोर्ट है जिसे कहना चाहिए, वो 68 है। और इस टाइम ये जो चल रहा है 69 पे चल रहा है। तो आप 68 के ऊपर उसको परचेज करें, और सेल करना है तो 72 पे सेल कर दें। अगर 72 को ये ब्रेकआउट कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो फिर ये आगे 76 तक जाएगा। ये इसकी शॉर्ट टर्म की प्रिडिक्शन है कि ये इस तरीके से चलेगा। अभी ये ऊपर जाना शुरू हुआ है, नीचे वाले को टच करके ऊपर जाना, तो ये 72 तक ऊपर है। 3-4 रुपए का इसमें फर्क आएगा विद इन 2-3 डेज के अंदर अंदर। इस तरीके से चलेगा, अनलेस के इसके अंदर बड़ी न्यूज आ जाए, कोई मेजर चेंज आ जाए, वो फर्क पड़ेगा। एक इंडिकेटर है पिवट पॉइंट, वो जो है आपको सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के बता देता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और एक्यूरेट भी होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं यहाँ से बोलिंजर बैंड बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखें, ये अपनी जो इस टाइम सपोर्ट है वहां से उठ रहा है। 69.6 के ऊपर इसकी सपोर्ट थी। अगली रेजिस्टेंस जो है इसकी, वो है 75 के ऊपर। सॉरी, हाँ, 75 के ऊपर है। तो ये इसके दरमियान वेरी करेगा। उससे अगली जो रेजिस्टेंस है वो 80 के ऊपर है। 75 को ब्रेक करेगा तो 80 तक जाएगा। आप परचेज करना चाहिए, ये परचेजिंग का टाइम है, परचेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, इससे ज्यादा के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। इसकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कौन कौन से बड़े बैंकर्स इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं, या कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ा फंड इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, और आपके सामने जीरो इसके अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी स्टॉक के ऊपर कोई वीडियो बनवानी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं, मैं उसके ऊपर लाजमी आपको वीडियो बना के दूंगा। मेरे साथ बनते रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।